नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल इजी एग्जामिनेशन पर। हम लोग देख रहे थे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर। तो आज हम लोग देखेंगे 19/9/2018 के शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, यह वीडियो आपको आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक आ पाए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आगरा शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शाहजहां, मुमताज महल। तो आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी को जाना जाता है। आइए इससे जुड़े कुछ जानकारी लेते हैं। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी लोदी वंश के महानतम शासक थे। इब्राहिम लोदी लोदी वंश और सल्तनत काल के अंतिम शासक थे। अर्जुमन बानो बेगम मुमताज महल के वास्तविक नाम था। अर्जुमन बानो बेगम मुमताज महल के वास्तविक नाम थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र पर और फोकस के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? ऑप्शन है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे किसी बिंदु पर, फोकस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। आइए इससे जुड़े जानकारी लेते हैं। अनंत पर अगर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर और आकृति होगा उल्टा एवं वास्तविक। अगर फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, ठीक उलट जाता है, और आकृति सेम रहेगा, उल्टा और वास्तविक। अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और आकृति हो जाएगा उल्टा और वास्तविक। अगर फोकस तथा ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे और आकृति होगा सीधा और आभासी। अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और उसका छवि होगा कैसा? उल्टा और वास्तविक। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच अगर रखते हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में और छवि होगा उल्टा एवं वास्तविक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुण के संचरण को कहा जाता है। ऑप्शन है वंश, क्रमिक विकास, रूपांतरण, आनुवंशिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता है आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। डब्ल्यू वाटसन 1905 ईस्वी में जेनेटिक्स का नाम प्रयोग किया। जोहानसन ने सर्वप्रथम 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है नियंत्रण रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, पाक स्ट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच निर्धारित रेखा है। मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में निर्धारित किया गया। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित रेखा है। दोस्तों, इसका निर्धारण 1947 में किया गया था रेड क्लिफ के द्वारा। नियंत्रण रेखा जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच है। एलओसी का निर्धारण 1972 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है बेंजीन, ब्यूटेन, दोस्तों यहाँ डबल ऑप्शन हो गया है, एथेनॉल, अल्कोहल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। आइए इससे जुड़े तथ्य लेते हैं। पेट्रोल जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। प्रवाजी आसवन से खनिज तेल को शुद्ध कर डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल, कोलतार आदि प्राप्त किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या के रूप में मापा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटिकर, कार्ल बोयस एंड हेकेल। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है। आइए इससे जुड़ा तथ्य देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 ईस्वी में प्रकाशित किया। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास को एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। जैव विकास को डार्विनवाद भी कहते हैं। उत्परिवर्तनवाद के जनक ह्यूगो डी ब्रिज है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है तीरंदाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती, एथलेटिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी। लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है। आइए देख लेते हैं खेल और परिषद से। तीरंदाजी का परिषद रेंज है। मुक्केबाजी रिंग में खेला जाता है। साइकिलिंग वेलोड्रम, बेसबॉल डायमंड और एथलेटिक्स ट्रैक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधे के रूप में होता है वर्तिकांग, बीजांड, भ्रूण, अंडाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण। एक पौधे के बीज में आगामी पौधे के लिए क्या होता है? तो भ्रूण होता है। आइए इससे जुड़े तथ्य जान लेते हैं। जयांग पुष्प का वास्तविक मादा है। वर्तिका अंडाशय के ऊपर का लंबा पतला भाग होता है। वर्तिका जो है अंडाशय के ऊपर के लंबा एवं पतला भाग होता है। वर्तिकांग वर्तिका का सबसे ऊपर का भाग है जो चिपचिपा होता है। पुंकेसर पुष्प का नर अंग होता है। पुंकेसर जो है पुष्प का नर अंग होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको करना होगा। ऑप्शन है दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा, दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करना होगा, दिए गए तापमान को 273 से गुना करना होगा, दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए तापमान में से 273 को घटाना होगा। सेल्सियस पैमाने पर हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। केल्विन पैमाने पर हिमांक हो जाता है यहाँ पे को 273 केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन अंकित किया जाता है। आइए कुछ देख लेते हैं विभिन्न पैमाना से संबंधित जानकारी। दोस्तों अगर दिया रहा कि कोई भी अंक दिया, जैसे कि 30 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है या 50 फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, इसका फॉर्मूला यह है। सेल्सियस में अगर दिया रहे तो C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100। और यह फॉर्मूला से आप किसी भी पैमाने का मान निकाल सकते हैं।
या माने कि चेंज कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डमाला की कमी के कारण होता है। गोल्डमाला किसकी कमी के कारण होता है? यहाँ पर छूट गया है, किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन है आयरन, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। गोल्डमाला जो है आयोडीन के कमी के कारण होता है। आयोडीन के कमी से थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। समुद्री तट क्षेत्र में आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में आयोडीन की कमी पाई जाती है। थायरॉक्सिन की कमी से जड़मनापता रोग, मिक्सीडर्मा रोग, हाइपोथायराइडिज्म रोग होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 6 वोल्टेज प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर क्या होगा? ऑप्शन है 1.5 वाट, 1.0 वाट, 0.5 वाट, 3.0 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.0 वाट। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए पार्श्वबद्ध या समानांतर क्रम संयोजन का प्रयोग होता है। यदि R1, R2, R3 ऐसे ही आगे दिया हो का प्रतिरोध प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम के लिए हम क्या करेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3, इसे ऐसे सीधा जोड़ते चले जाएंगे। अगर समानांतर क्रम में दिया रहे तो क्या करेंगे? 1/R1 प्लस 1/R2 जो यहाँ दिया गया है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आगे भी इसी प्रकार करते जाएंगे। माने कहने का मतलब है श्रेणी क्रम में रहे तो सीधा जुड़ता चल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और समानांतर क्रम में दिया रहे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसी प्रकार जुड़ता चला जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पिछले 10 साल में भारत के किस क्षेत्र में FDI का प्रवाह सबसे ज्यादा रहा है? ऑप्शन है दूरसंचार, खाद्य प्रसंस्करण, कीटनाशक, सेवाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरसंचार। दूरसंचार में पिछले 10 वर्ष में FDI का प्रवाह सबसे ज्यादा रहा है। 24 जुलाई 1991 ईस्वी में से भारत में उदारी की शुरुआत हुआ। उस समय PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, द्रव, ठोस, गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए। प्लाज्मा में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। आइए इससे जुड़ा तथ्य देख लेते हैं थोड़ा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह उच्च तापमान पर पाया जाता है। प्लाज्मा उच्च तापमान पे पाया जाता है। पदार्थ के 5 अवस्था है इस प्रकार: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत सरकार के मुख्य बैंकर है? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI भारत की एक केंद्रीय बैंक है। यह बैंकों का बैंक है। RBI जो है भारत की एक केंद्रीय बैंक है, साथ ही यह बैंकों का बैंक है। RBI आम जनताओं का बैंक नहीं है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्रों का सर्वोच्च संगठन है। RBI जो है भारतीय क्षेत्रीय बैंकों का सर्वोच्च संगठन है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी को हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है शुभेंद्र शेखर,
सुनीता नारायण, किरण देसाई, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरण दोषी। किरण दोषी जो है जिन्ना ऑफ केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। ऑप्शन है 5.5 से कम, 6.5 से 7.8 के बीच, 5.5 से 6.5 के बीच, 8 से 9 के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5 से कम। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन द्वारा किया गया था। अगर पीएच का मान 7 के बराबर हो तो उसे उदासीन कहा जाता है। अगर पीएच का मान 7 से कम हो तो उसे अम्लीय कहा जाता है। और अगर पीएच का मान 7 से अधिक हो तो उसे क्षारीय कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। ऑप्शन है नीचे की ओर लगने वाला दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। केंद्राभिमुखी बल जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक बल होता है जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। गुरुत्व बल के कारण कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। पलायन वेग जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, इस वेग से या इससे अधिक वेग से फेंका गया पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन है 32, 2, 8, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओम हो जाएगा। इसके बनाने का देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम जानते हैं अगर समानांतर क्रम में दिया रहे तो क्या हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और इसी प्रकार आगे चला जाएगा। तो यहाँ क्या दिया गया है 6 ओम। तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, 2, 3, तीनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। ऑप्शन है मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, डेबोर्नियर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी, ऑप्शन नंबर बी। मोसले ने परमाणु संख्या को वर्गीकरण का आधार बनाया। मोसले ने माना कि परमाणु संख्या तत्व का मूल अंश है। इससे पूर्व आवर्त सारणी का वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान को माना जाता था। मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार को बनाया। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव के द्वारा किया गया था। आवर्त सारणी के त्रिक नियम डेबोर्नियर ने दिया है। आवर्त सारणी के अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया है। आवर्त सारणी का खोज किसने किया था तो मेंडलीव ने किया था। और कहे आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया है तो मोसले के द्वारा किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया। ऑप्शन है 1835, 1834, 1836, 1833। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1835।
1835 में ब्रिटिशों ने अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम बनाया। 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी को भारत का राजभाषा बनाया। इससे पूर्व भारत का राजभाषा फारसी था। फारसी भारत के राजभाषा किससे पूर्व था? तो अंग्रेजी से पूर्व था। और फारसी मुगलों के राज दरबारी भाषा भी था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। भारत में सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य लॉर्ड ऑकलैंड ने कर दी। अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का उद्देश्य रीडर यानी कि क्लर्क की तैयारी करना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु में मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा इस रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जिसे काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला है 2mv²। और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है mgh। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से मुक्त होती है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से यह मुक्त होता है। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाता है। अगर वेग आधा कर दे तो वस्तु का गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। किरण की गति कम हो जाएगी और अभिलंब से दूर झुक जाएगी। किरण की गति कम हो जाएगी और वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी यहाँ होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम वाहिकाएं, विभाजोत्तक ऊतक, भरण ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम। फ्लोएम जो है पौधे के प्रकाश संश्लेषण के सामग्री में परिवहन का मदद करता है। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम एक संचायक ऊतक है जो पौधे को नियंत्रित संचयन प्रदान करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है। ऑप्शन है OH आयन की सांद्रता में कमी, H+ आयन की सांद्रता में कमी, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, OH आयन की सांद्रता में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्व का क्या एक समान होता है? ऑप्शन है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु आकार, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनिक अपेक्षा अधिक होता है। विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होते हैं तो
उसके रासायनिक गुणों में समानांतर पाई जाती है। किसी तत्व में के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन है Cu प्लस Cn, Cu प्लस Zn, NiCu और Zn, Pb और Sn का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Pb प्लस Sn का। सोल्डर में Sn जो टीन कहते हैं 67% और Pb सीसा 33% पाया जाता है। सोल्डर का गलनांक लेड और टीन से कम होता है। टाइप मेटल जिसमें Pb, Sb और Sn होता है। सोल्डर का प्रयोग जोड़ को टाँका लगाने में होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल पाया जाता है। जर्मन सिल्वर का प्रयोग बर्तन मूर्ति बनाने में होता है। तो दोस्तों यही था आज का क्वेश्चन आंसर जो आज हम लोग देखे RRB ग्रुप डी 19/9/2018 के सब सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसके साथ मैथ, रीजनिंग और भी GK GS का वीडियो अपलोड किया गया है। जो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो आज के सिलसिला यहीं पे समाप्त करते हैं।